बार्टर सिस्टम प्रणाली। तो वो बार्टर सिस्टम प्रणाली क्या था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कह सकते हैं। मतलब एक वस्तु दीजिए तो उसके बदले में दूसरे वस्तु मिलेगा। वहाँ से लेकर के महात्मा गांधी सीरीज तक के हम कैसे सफ़र किए, अब तो एक दो स्टेप और आगे बढ़ गए हैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो हम इस यात्रा को समझेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार सफ़र था। तो चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं। बार्टर सिस्टम प्रणाली से, वस्तु विनिमय प्रणाली से महात्मा गांधी सीरीज तक के सफ़र। बार्टर सिस्टम प्रणाली क्या था? बार्टर सिस्टम प्रणाली को हम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली हो। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो जैसे कि अभी भी अगर आप गांव में देख सकते हैं कि हमारे पास अगर दूध है और हमारे पड़ोसी के पास सब्जी है, तो किसी किसी दिन हमारे पड़ोसी हमको सब्जी दे देते हैं, तो हम किसी किसी दिन पड़ोसी को दूध दे देते हैं। तो यही एक वस्तु से जब दूसरे वस्तु का एक्सचेंज ही वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। इससे ही हिंदी में, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो लगभग 8000 साल पहले नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। उसके बाद बर्तन, औजार, कताने बुनने की कला और पशुपालन की भी शुरुआत हुआ। इसी काल में मेसोपोटामिया के लोग ने बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। एक ऐसा व्यवस्था जहां सामान के बदले सामान दिया और लिया जाता था। और यही है कि मान लीजिए आपको जौ चाहिए और आपके पास मछली है, ऐसे में आप सभी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे। हाँ, ये तो हम आपको समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बार्टर सिस्टम प्रणाली के बाद आ गया कमोडिटी मनी की शुरुआत। कमोडिटी मनी का मतलब क्या होगा? ऐसा करेंसी जिसका खुद का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ वैल्यू लेकर के चलता था। आइए देखते हैं। बार्टर सिस्टम की सीमाओं की वजह से कमोडिटी मनी का जन्म हुआ। और बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए कि आपको चप्पल लेने जाना है और आपके पास धान या गेहूं है, तो कई बोरा आपको धान या गेहूं लेकर के शहर ले जाते, तो फिर आपको चप्पल मिलता। तो ये कई सारे, इसके साथ साथ कई सारे सीमाएं था। तो और सभी जगह स्वीकार नहीं है। मान लीजिए कि हमको दूध की आवश्यकता है, मेरे पास सब्जी है और हम दूध लेने जाते हैं, तो सब्जी वाला को अगर दूध की आवश्यकता होगा तब तो वो उसके बदले में मुझे सब्जी देगा। तो इसी को काउंटर करते हुए शुरुआत हुआ कमोडिटी मनी की, जिसमें कुछ वस्तुओं को करेंसी मान लिया गया। इस सिस्टम की शुरुआत में सटीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पे 4 से 5000 साल पहले जो ऊन और चांदी की शुरुआत कमोडिटी से हुई, जिन्हें करेंसी के तौर पे मान्यता मिली। इसे मापने के लिए आज भी लीटर की तरह एक इकाई मिली थी। इस माप के कटोरे बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। कोई 10 किलो जौ से मजदूरी करवा सकता था। वो जौ 5 सिला में अपने लिए जूते खरीद सकता था। वो मोची 3 किला जौ में चमड़ा खरीद सकता था। इस प्रकार के कमोडिटी मनी बनाया गया। जिस क्षेत्र में जौ की उपलब्धता नहीं है, वहाँ दूसरी वस्तुओं को कमोडिटी मनी के तौर पे माना जाता था, जैसे बैल, मानव खोपड़ी, पत्थर वगैरह वगैरह। कारोबार का विस्तार हुआ तो कमोडिटी मनी को लाना और ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। ये हर जगह स्वीकार नहीं होता था। तो फिर क्या आएगा? दूसरा प्रणाली क्या आया? कौड़ी प्रणाली। तो इस कौड़ी से भी अब गांव में सुने होंगे कि कभी कभी कहता है कि हम तुमको एक फुट्टी कौड़ी के बराबर भी नहीं देंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। 1200 ईस्वी ईसा पूर्व चीन ने कौड़ियों के ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहली बार किसी एक विशेष वस्तु को ही मुद्रा के तौर पर उपयोग करने का चलन ट्रेंड में आया। ये कब की बात है? 1200 BC की। चीन की 3000 साल पुरानी कौड़ी करेंसी के आप इस प्रकार देख सकते हैं, जो जापान के म्यूजियम में रखा गया है।
कौड़ी की अपनी कोई कीमत नहीं थी, यानी आप कौड़ी खा पी नहीं सकते थे, इसके कपड़े नहीं पहन सकते थे, फिर भी यह करेंसी के रूप में स्वीकार किया जाता था। करेंसी के रूप में कौड़ी का उपयोग समूचे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और द्वीपों में 4000 सालों तक चलता रहा। अंग्रेज के शासनकाल में 20वीं सदी में कई सालों तक युगांडा में कर का भुगतान कौड़ियों में किया जाता था और भारत में समुद्र तटों से लगे क्षेत्रों में भी लंबे समय तक कौड़ियों का उपयोग बना रहा। अगर हम बात करें तो 1805 ईस्वी तक अपने ये ओडिशा के तट पे कौड़ियों का प्रचलन बना था, लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो इसे बंद करवा दिया। कौड़ी से अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सिक्का की शुरुआत हुई। तो अगर हम 1200 के बाद 600 BC पे आए तो 600 ईसा पूर्व में लीडिया, वर्तमान के तुर्की के शासक एलियटस ने सिक्कों को मुद्रा के रूप में लॉन्च किया। इनका नाम दिया लीडियस स्टेटर। क्या नाम दिया? लीडियन स्टेटर। लीडियन स्टेटर तक भी आप याद रख सकते हैं। इसे दुनिया की पहली आधिकारिक करेंसी माना जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि दुनिया की पहले आधिकारिक करेंसी किसे माना जाता है? लीडियन स्टेटर को। और ये कहाँ के शासक ने जारी किया था? तुर्की के। और तुर्की के शासक का नाम क्या था? लियटस। ये सिक्के सोने और चांदी के मिश्रण से बनाए गए थे। इन सिक्कों पर जानवरों के चित्र के साथ विशेष मुहर लगाई गई थी। अलग अलग सिक्कों को अलग अलग कीमत था। अब जैसे किसी मिट्टी के घड़ा को लेना है तो उसकी कीमत 2 उल्लू और 1 सांप वाले लीडियन स्टेटर होते थे। मतलब ये उल्लू जानवर के चित्र से उसे समझा जाता था और जाना जाता था। लीडिया और चीन के साथ भारत उन चीन देशों में है जिससे सबसे पहले मुद्रा के तौर पर सिक्के जारी करने शुरू किए थे। ये है लीडियन सिक्के। फिर हुआ भारत में सिक्कों का चलन। भारत में सिक्के ढालने की शुरुआत महाजनपद काल में आज से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6 BC की बात है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में शाक्य जनपद में टला चांदी का सिक्का ढला। तो ये 5वीं BC ईसा पूर्व की बात है। सबसे पहले कहाँ ढला? शाक्य जनपद में। इन महाजनपदों में बड़े क्षेत्र शामिल थे जैसे गांधार, पंचाल, शाक्य, कौशल। इसे आप सभी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सौराष्ट्र में इन सिक्कों के पीछे कुबर वाले बैल का निशान होता था। दक्षिण पंचाल में वास्तविक और मगध में सिक्कों के कई तरह के प्रतीक, अलग अलग प्रतीक इंगित थे। इस काल में ढाले गए सिक्के को पान पुराण और करसापन कहा जाता था, जो आमतौर पर चांदी के बने होते थे। जातक ग्रंथों में करसापन सिक्कों का उल्लेख कई बार किया गया है। इन कथाओं के अनुसार उस वक्त एक जोड़ी बैल की कीमत 24 करसापन थी। अब हम यहाँ से बढ़े किधर? टंका और चीतल के तरफ। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में स्वर्ण रूपा मतलब सोने के सिक्के, ताम रूपा मतलब तांबे के सिक्के और रुपया रूपा मतलब चांदी के सिक्के और शीश रूपा मतलब शीशे सिक्के 4 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है। तो आप इसे याद रखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र में क्या है? तो स्वर्ण रूपा सोने के सिक्के, ताम रूपा तांबे के सिक्के और रुपया रूपा चांदी के सिक्के और शीशा रूपा शीशे के सिक्के। तो स्वर्ण रूपा का मतलब सोना हो गया, ताम रूपा का मतलब तांबा हो गया और रुपया रूपा का मतलब चांदी हो गया एवं शीशा का मतलब आप शीशा तो समझते ही हैं। पहले तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी से बनी मुद्राओं को टंका और तांबे से बनी मुद्राओं को जीतल के रूप में प्रसारित किया। कौन? इल्तुतमिश ने
तांबे से बनी मुद्राओं को क्या कहा? जीतल। जीतल किसका बना होता था? तांबे का। और चांदी के बने सिक्के को क्या बोला? टंका। टंका। इल्तुतमिश ने मुद्राओं पर टकसाला का नाम भी लिखवाया। टकसाला वह जगह होती थी जहाँ पे मुद्राएं ढाली जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकारों ने उस समय के अनाजों के दामों का उल्लेख किया है, जैसे कि 7.5 जीतल प्रति मन, 5 जीतल प्रति मन, 4 जीतल प्रति मन, 1 जीतल प्रति 2.5 kg घी, इस प्रकार से उल्लेख है। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भारत में रुपया की शुरुआत, यहाँ से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप यहाँ से विशेष ध्यान देंगे। भारत में रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी, कौन? शेरशाह सूरी के शासनकाल 1540 से 45 में किया गया था। शेरशाह सूरी के समय चांदी का रुपया था, यहाँ पे नाम पड़ा रुपया। सूरी ने 11.5 ग्राम चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें रुपया कहा जाता था। 20वीं सदी तक ये बिना किसी बदलाव के चलता रहा। सूरी के शासन में चलाए गए सोने के सिक्कों को मोहर, जिसका वजन 4.9 ग्राम होता था। शेरशाह सूरी के समय में तांबे की भी पैसा थे। वही तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। इसी दाम के बदले में पैसा कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस वक्त सूरी का चांदी का रुपया लोकप्रियता के चरम स्तर पर पहुंच गया था। 1835 में अंग्रेज सिक्का निर्माण अधिनियम लेकर आए और 1857 में रुपया को भारत का आधिकारिक मुद्रा बनाया। तो सिक्का निर्माण अधिनियम कब आया? सिक्का निर्माण अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1835 में आया भारत, और ये 1857 में जा करके भारत की आधिकारिक मुद्रा रुपये को कर दिया गया। तब से अब तक रुपये की शेप, साइज, मटेरियल और डिजाइन में बदलाव होते रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बदलता। रुपये शब्द संस्कृत के रुपया से आया है, जिसका मतलब कच्ची चांदी होता है, और रूपकम का मतलब चांदी का सिक्का होता है। अब पेपर करेंसी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो चीनी व्यापारियों को सिक्कों की बड़ी मात्रा में लेकर चलना काफ़ी बोझिल और मुश्किल लगता था। तो पेपर करेंसी की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ, और जहाँ पे कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो वहाँ आवश्यकता पड़ा कि सिक्के नहीं लेकर के जाने के लिए कुछ हल्का वस्तु को बनाया जाए, तो पेपर का बना। तो सांग राजवंश के द्वारा करीब 700 ईस्वी में की गई मानी जाती है। कागज मुद्रा को पंख लगे 14 शताब्दी ईसा पूर्व में, जब यूरोप में नोट्स के रूप में शुरू हुआ। शुरुआत में चीनी नोट का इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1660 में बैंक ऑफ स्वीडन ने अपना पेपर नोट जारी किया, लेकिन ये छोटी क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होता था। अर्थशास्त्री जॉन लॉ की मदद से इन नोट्स को ऑफिशियल मुद्रा के तौर पर स्थापित किया गया, और 1933 में अमेरिका ने $100 कीमत से ज़्यादा सोने रखने पर रोक लगा दी। सिक्के सोने से बनते थे, इसलिए लोगों ने सिक्कों की जगह नोट को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं कि भारत में पेपर करेंसी का चलन। भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी बैंकों ने की। 1862 में क्वीन विक्टोरिया के तस्वीर वाले 10, 20, 50, 100 और 1000 मूल्य के नोट जारी किए गए। पेपर करेंसी को मैनेज करने के लिए मिंट मास्टर्स अकाउंट जनरल ऑफ करेंसी कंट्रोलर बनाए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार में छोटे मूल्य के नोटों की कमी महसूस हुई। 30 नवंबर 1917 को 1 रुपये, 2 रुपये और 8 अन्ना की नोट लॉन्च हुआ।
रुपया देख सकते हैं, 1 रुपये की नोट। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तब से इसी के पास नोट छापने का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत कब की गई? 1935 में। और सिक्के ढालने के लिए प्रथम अधिनियम कब लाया गया? 1835, आप याद रखेंगे। और पहली बार ढाला कब? 1857 में। 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर छपी। तो महात्मा गांधी वाला सीरीज कब से आने लगा? तो 1969 से, 1969 से। 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नोट जारी करना शुरू कर दिए। तो फाइनली इस प्रकार से हमने देखा, क्या देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के वस्तु विनिमय प्रणाली से गांधी सीरीज तक का सफ़र। तो यहाँ तक हमने देख लिया वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के गांधी जी तक का सफ़र। तो अब आपके मन में ये, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये पैसे की शुरुआत कब और कैसे हुआ। तो एक ही बात समझिए कि हमेशा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा तैसे तैसे आविष्कार होते गया। अब हम एक और कई स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, साथ में डिजिटल मनी की। तो वो आगे की मुद्दा है, वो टेक्नोलॉजी की बात है, तो वो किसी दिन आगे सेशन में